नर्मदे हर। मजे हर। सबसे पहले तो मैं अपने नर्मदे हर के धरातल से जुड़े सभी लोगों से आपका परिचय कराऊं कि आज मेरे लिए विशिष्ट दिवस इसलिए भी है कि पिछले 1 महीने से जो मुहिम जल संरक्षण के लिए चल रही थी, जिसमें सभी क्षेत्रों के विशिष्ट 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 लोग आ रहे थे, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा भावनात्मक भी है और विशिष्ट भी है, क्योंकि आज मेरे बरेली मंडल के, मेरे अपने मंडल के सबसे विशिष्ट, सबसे मुख्य, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे समर्थ व्यक्तित्व मेरी इस धरातल पे आए हैं। और मैं स्वागत करती हूँ आईजी सर माननीय राजेश पांडे जी का अपनी इस नर्मदेहर की धरातल पर, जिनके कर्म, जिनका मर्म, जिनका धर्म सब अपने आप में इतना बड़ा उदाहरण है कि मुझे पूरा एक सेशन करना पड़ेगा उनके बारे में बोलने के लिए। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा। सर, सबसे नर्मदा जी पहले का। मैं जी। जी हाँ, वो कहें, कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, आप कहिए सर, हम सब तो आपको सुनने को सुबह से प्रतीक्षा रहता है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था, एक तो आप धन्यवाद की पात्र हैं। आपकी ये मुहिम जल संचय के लिए जो आपने चला रखी है, जल शपथ लेने के लिए जो आपने चला रखी है, कि हम जल जल हमारे लिए कितना जरूरी है, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, और हम कितना पानी वेस्ट करते हैं हर दिन। उस पानी का मोल उनसे पूछिए जो मरुस्थल में, जो रेगिस्तान में, जो राजस्थान के बहुत सूखे इलाकों में एक बाल्टी पानी से अगर कई दिन बाद नहाते हैं तो खाट के नीचे उस पानी को फिर इकट्ठा कर लेते हैं। बात अभी शायद नहीं समझ में आ रही हो लोगों के कि साहब पानी का क्या, पानी तो बहुत है, अथाह है। लेकिन जो इसके विशिष्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो सदियों सदियों से शोध कर रहे हैं, अगर उनकी माने तो पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आप अगर आसपास के जहां पर हैंडपंप लगे हों, उनसे कभी जानकारी करिए कि 10 साल पहले जिस स्ट्राटा से वो हैंडपंप लगा के और घरेलू उपयोग के लिए पानी लेते थे, वो पंप ही बेकार हो गए। अब तो ये कहते हैं सिंचाई विभाग के लोग कि साहब ये रीबोर के काबिल भी नहीं है, पानी का स्ट्राटा इतना तेजी से भाग रहा है। कारण बहुत से हैं और हर कारण का निवारण करना शायद सबके बस का नहीं हो, लेकिन अगर अपने अपने हिस्से के थोड़े थोड़े कारणों का लोग निवारण करें तो शिप्रा जी की ये मुहिम जरूर कामयाब होगी। जरूर जिस दिन हम इसकी महत्ता को समझ जाएंगे। देखिए, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण की बात लोग करते हैं कि पर्यावरण कितना आवश्यक है हमारे लिए। बहुत ही सिंपल सी जो लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि पानी आता कहां से है। धरातल का पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है बादलों की शक्ल में, फिर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसकी चार्जिंग होती है, फिर वो बरसता है पर्टिकुलर समय में, नीचे आता है, फिर ये साइकिल निरंतर बनी रहती है। पीने योग्य पानी का संरक्षण, वो जो ऊपर से आता है वो पीने योग्य है, वो शुद्ध है, उसमें खारापन नहीं होगा, उसमें सारे जो आपके आवश्यक तत्व हैं पानी के वो सब मिलेंगे। धरती पर आकर उसमें अलग 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 स्वाद हो जाता है, अलग रंग हो जाता है, और फिर सब इकट्ठा होकर जब समुद्र में मिलता है, जब वो महासागर में मिलता है, जब सागर में मिलता है, तो उसकी अपनी विशेषताएं हो जाती हैं। अब ये सागर का जल भी धीरे 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 मानव जीवन के लिए खतरा बन रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द चला, बहुत घोर चला, बहुत तेजी से चला।
कि साहब वो जो पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी में जो धीरे धीरे करके टेम्परेचर यानी जो तापमान जो बढ़ रहा है, उससे तमाम ऐसी जगहों पे जहां बर्फ जमी रहती है, जहां बर्फ बहुत ज्यादा होती है, उससे बर्फ के पिघलने, ग्लेशियर्स के पिघलने, उनके मूव होने, उनकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। और ये सब धीरे धीरे कर सागर के लेवल को, उसके उसकी जो ऊंचाई है उसको बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बहुत छोटे छोटे द्वीपों का हमेशा के लिए सागर में समा जाने का खतरा हो गया है। सागर तट पे रहने वालों को खतरा हो गया है। धीरे धीरे करके एक सभ्यता ही पूरी जो सागर तट से विकसित हुई है, उसके समाप्त होने का खतरा हो गया है। आखिर क्यों? ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम हर दिन कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, अभी दूर क्यों जाती हैं? परसों अभी जो चमोली में जो भूस्खलन हुआ, जो ग्लेशियर कहते हैं, सही बात क्या है ये वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन जो ग्लेशियर था वो हिमनद में आया, पानी का लेवल बढ़ा और जितनी कैपेसिटी थी वहां की नदियों की, उससे कई कई 100 गुना उसमें पानी आ गया। और कितने जन और कितने धन और कितनी हानि हुई उसके तट पे बसे हुए लोगों की। ये बरसात का पानी जो अमृत है, अगर एक बरसात का पानी बिना वेस्ट किए हुए, बिना जिसको वो कहते हैं कि उसका केवल संचय कर लें, तो जो मानव मात्र है उसके लिए पीने की पानी के लिए कोई दूसरा जुगाड़, कोई दूसरा प्रयत्न, कोई दूसरा यत्न करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए संपूर्ण धरती पर पीने के लिए जो जीवन के लिए आवश्यक है वो जल मिल जाएगा। लेकिन ये जो कंक्रीट का जंगल हम बनाते जा रहे हैं सभ्यता के नाम पर, विकास के नाम पर, विस्तार के नाम पर, ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसके नाम पर, इसने स्कोप खत्म कर दिया है कि ऊपर पानी जिस पृथ्वी के लिए आ रहा है वो पृथ्वी में समाने दें। वो इकट्ठा होता है, फिर इकट्ठा होकर जो कोई नदी की छोटे नाले की शक्ल ले लेता है, उसमें प्रवाह बहुत होता है, उसको जल्दी भागने की जल्दी होती है उस पानी की, और वो धीरे धीरे करके फिर समुद्र में जाकर विलोपित हो जाता है। अगर वो आराम से अपने क्षेत्रफल में रहे तो शायद धीरे धीरे वो पृथ्वी के अलग परतों में नीचे जाएगा, जो बाद में हमें अलग अलग पंपिंग सेट के रूप में, हैंड पंप के रूप में, कुएं के रूप में, पोखरे के रूप में, वो हमारे लिए, हमारे पशुओं के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए शायद वो बचा रहे। तो एक तो ये बरसात पानी सारी, मैंने पहली बार लखनऊ में ये सुना कि साहब वो रेन वाटर हार्वेस्ट की बात हुई कि साहब हार्वेस्ट के बारे में जो उसका इंतजाम नहीं किया है उसके मकान के नक्शे नहीं पास किए जाएंगे। बहुत अच्छी पहल थी। उस समय मुझे जरूर लगा कि पता नहीं इसका क्या उद्देश्य होगा, ताकि आपके बरसात के समय में आपके छतों में आपके घर का जो पानी है वो सीधे भूगर्भ में चला जाए, वो बाहर नदी नालों से होता हुआ वेस्ट ना हो। बहुत छोटा प्रयास है, हो सकता है अन्य राज्यों में भी इसके लिए रेगुलेशन पास किए गए हों कि पानी को जो उसकी जगह है धरातल में उसको वहां तक पहुंचाया जाए, ताकि जो पंपिंग स्टेशंस जहां नदियां नहीं हैं, जहां पानी का बड़ा स्रोत नहीं है, वहां जो जल निगम है, जो पानी की सप्लाई के जो केंद्र हैं, वो धरती में बोर करके अलग अलग हॉर्स पावर के, अलग अलग कैपेसिटी के उन्हें ऊपर लाया जाता है और फिर वो सामान्य लोगों के उपयोग के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन आखिर कब तक बिना उसको रिचार्ज किए हुए? उसकी क्षमता है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल बाद जब वो स्टार्टा नीचे जाएगा तो उसका जितना सेटअप बनाया गया है पानी को ऊपर लाने का, उसको बहुत ही वेग से, बहुत ही फोर्स से आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का, या ऊपर उसको ओवरहेड टैंक्स में इकट्ठा करने का, या जमीन पर बने हुए टैंक्स में इकट्ठा करने का, फिर उसको शोधित करके उसे आगे पंप के माध्यम से भेजने का, जो पेयजल आगे बढ़ाया जाता है,
वो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर स्ट्राटा आपका नीचे गया। अगर जो 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 पानी का जो लेवल है, अगर नीचे का धरातल के नीचे के पानी का लेवल वो धीरे धीरे भीतर जाएगा, नीचे जाएगा और हमारे आपके लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करेगा। एक तो ये जो विकास के नाम पे जो कंक्रीट का जंगल है, शहर दर शहर, कस्बा दर कस्बा, वही पक्के निर्माण, वही सड़कें, जमीन देखनी मुश्किल हो गई है आज बड़े और विकसित शहरों में। अगर पार्क न छोड़े जाएं तो आपको मीलों तक पैदल चलना पड़ेगा। अगर जमीन की मिट्टी किसी काम के लिए, किसी पूजा के लिए, किसी पूजन के लिए आपको आवश्यकता पड़ जाए तो मीलों मील चलने के बाद आपको एक मुट्ठी मिट्टी नसीब होगी। दूसरा, वृक्षों का अंधाधुंध कटान। ये पेड़ जो हमारी इकोलॉजिकल पिरामिड के बहुत इंपॉर्टेंट सोपान हैं, बहुत ही आवश्यक सोपान हैं, जो इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जो आपके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम श्वास में बाहर निकालते हैं, इसको खराब गैस माना जाता है, इसको स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। इसको ये पेड़ ही इसका कंजम्पशन करते हैं और यही आपको ऑक्सीजन जो आपके लिए आवश्यक है वो ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं। इनकी अंधाधुंध कटान, बड़े बड़े विभाग हैं, बड़े ढेर सारे रेगुलेशन हैं, बहुत ढेर से सरकारी कर्मचारी हैं इन्हीं पेड़ों को रोकने के लिए, लेकिन धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका, जिसको कहते हैं कि वो उनका वजूद ही नष्ट होता जा रहा है। और जब इनका वजूद नष्ट होगा, ये साइकिल इनकम्प्लीट होगी, वेपराइजेशन इनकम्प्लीट होगा, जो क्लाउड्स की चार्जिंग है वो इनकम्प्लीट होगी, और फिर पानी कैसे उस मात्रा में जो बरसात के समय गिरता है वो कैसे आखिर आएगा। देखिए, हमारा देश तमाम और विविधताओं के अलावा प्राकृतिक विविधताओं का देश है। हमारे ही देश में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जैसे वो रीजन है जहां बहुत लंबे समय तक बर्फ रहती है, जो यूरोप के देशों के बराबर है। और हमारा देश इसी में राजस्थान का मरुस्थल भी है, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। हमारा देश तीन तरफ से, नीचे की तरफ अगर आप देखें तो महासागरों से घिरा हुआ है। तो हमारा देश बड़ी बड़ी विंध्य श्रृंखलाओं से बिल्कुल जिसको सिला हुआ है। एक पहाड़ी अंचल है, पठारी अंचल है जहां पानी की कमी है। वहीं जब पानी बरसता है और नेपाल से, उसके कैचमेंट एरिया से बूढ़ी शारदा, बूढ़ी गंगा, गंगा और आगे की तरफ सुंदरबन की तरफ जब ये गंगा जाती है तो बरसात में कितनी तबाही मचाती है, अतिवृष्टि की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से। इन सब के बाद भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पेयजल का संकट है। हम जिम्मेदार हैं उसके लिए कहीं ना कहीं। जो पानी हमें प्रकृति देता है हम उसका संचय नहीं कर पा रहे हैं। जो पानी हमें प्रकृति प्रचुर मात्रा में देता है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस पानी हमें प्रकृति से प्रदत्त है। हम या तो उसका दुरुपयोग करते हैं या उसके संचय का कोई साधन नहीं हमने कर रखा है, पानी को हम वेस्ट करते हैं। हमें अपने भीतर जो समझ है पानी के बारे में वो जागृत करनी होगी। अपने जो हमारी संततियां हैं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ये बताना होगा कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है। सड़कों के किनारे सरकारी जो नल लगे होते हैं उसकी टोटियां गायब हैं, और जब तक पानी की सप्लाई है 4 घंटे तक वो पानी चारों तरफ बहता रहता है। बड़ा कष्ट होता है इसको देख के।
तुरंत उन इलाकों की याद आती है विंध्य पहाड़ियों के रेंजेस में, जहां पानी के लिए आदिवासी 12-12, 15-15 किलोमीटर पथरीले रास्तों पर पैदल चलते हैं, तब उनको पीने का और खाना बनाने का पानी मिलता है। और हम चूंकि हमें आसानी से उपलब्ध है तो हम उसको वेस्ट करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं, और इसकी कीमत अब हम चुका रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इसकी चुका रहे हैं। और आगे आने वाला समय, मुझे ध्यान है कि शायद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों के जोड़ने का एक सपना देखा था, उनके किसी भाषण में या कहीं मैंने उन्हें सुना भी था, सजीव भी सुना था, कि नदियों को जोड़ा जाए अगर, तो जल संचयन की और जल की जो हमारी पेयजल की जो समस्या है, शायद उसका समाधान निकल आए। जो कम पानी वाले इलाके हैं उनको पानी मिल जाएगा, जो बहुत ज्यादा पानी वाले इलाके हैं उनको कम पानी वाले इलाके या उन नदियों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, तो कम से कम हम पेयजल के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों ये योजना, ये धरातल पर नहीं आ सकी, ये सफलतापूर्वक इसको लॉन्च नहीं किया जा सका। उनका शायद एक कारण ये भी था, या उसके पीछे उनको उनकी जो सोच थी वो शायद ये भी थी कि जो प्रकृति से प्रदत्त पानी है उसको बजाय इसके कि वेस्ट होके वो समुद्र में मिल जाए, उसे डाइवर्ट किया जा सके कम पानी वाली स्रोतों पे, कम पानी वाली जगहों पे, कम पानी वाली नदियों में, उसमें हम उसको डाइवर्ट कर दें ताकि हम उसका समुचित या उसका पूरा उपयोग कर सकें। शिप्रा की इस मुहिम के बारे में, शिप्रा ने जब सबसे पहले मुझे नर्मदे हर एक पुस्तक मेरे कार्यालय में आके दी थी, मैंने उसको पूरा तो बहुत गहराई से, तन्मयता से नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन जो मेरी समझ में आया कि नर्मदा की सेवा की है शिप्रा ने, नर्मदा की पूजा की है, नर्मदा को जिया है, नर्मदा के लिए उसकी सोच है। तो नर्मदा के लिए मतलब इसका नहीं कि सिर्फ नर्मदा के लिए है, जल के लिए इसकी सोच है। नर्मदा जीवन दायिनी है, वहां के लिए, उज्जैन के लिए, आप जहां आप इसकी परिक्रमा करती हैं, जहां आप इसके चक्कर लगाती हैं, गंगा यमुना जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उसके लिए जीवन दायिनी है। इसी तरह अलग अलग देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नदियां उनके लिए। अब आप अगर ये कहें कि साहब नदी है, इसका पानी कहाँ कम होगा, आप ये कहें कि ये नदी है, इसमें कौन सा संचय करना है, हमेशा भरी रहती है, तो कृपा करके एक नजर दिल्ली पर डालें, जहां यमुना का पानी अगर आप देख लेंगे तो आपको सिवा कष्ट के और कुछ नहीं होगा। दिल्ली आते जाते जब बैराज के ऊपर से उत्तर प्रदेश से दिल्ली या दिल्ली से उत्तर प्रदेश आते हैं, तो बैराज में से जो निकलने वाला, जो गिरने वाला पानी आगे की तरफ डाउन द स्ट्रीम, उससे इतना झाग निकलता है, ऐसा लगता है जैसे पूरे के पूरे उस पूरी नदी में डिटर्जेंट पड़ा हुआ है। हमें नहीं लगता कि उन जगहों पे जहां ये दिल्ली में जल निकास है, उसके शहर का जो गंदे पानी का निकास है, उसमें जो जहर है, उसमें उसकी वजह से शायद ही कोई जीव पानी का जिंदा रह पाता हो। आप हाथ भी साफ करना उसमें कभी नहीं चाहेंगे, जितना खराब हो गया है, जितना गंदा हो गया है। लेकिन वो नदी है, बड़ी नदी है, बड़ी जीवनदायिनी नदी है। इस कदर अच्छा, गर्मियों में अगर बरसात कभी डिले हो जाए 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो पानी का हाहाकार दिल्ली में देखे। अगर जमुना के जल को संरक्षित किया जाता डाउन द स्ट्रीम, उसमें कुछ ऐसे उपाय किए जाते कि वो अपने दोनों पाटों से भर के निकल रही होती, तो पानी की इतनी किल्लत दिल्ली में कभी नहीं होती, क्योंकि वो स्टाटा को रेगुलेट करती है। किसी भी बड़ी नदी का जो जलस्तर है वो उसके आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में जो वाटर स्टाटा है उसको रेगुलेट करती है। तो नदी तो वो भी है,
और किस दुर्गति को प्राप्त हो जाती है गर्मियों के दिन में। नदी गंगा भी है, जब सूख जाती है, मुझे ध्यान है मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, और कभी कभी हमारी दादी या माता जी कहती थी कि इस बार पानी बहुत दूर चला गया है, नहाने के लिए अगर जाना है तो दूर चला गया है। यानी वो इतनी छोटी नदी की शक्ल अख्तियार कर लेता है मई जून के महीने में, कि कभी उसका जो बहने का जो कोर्स है, जो कोर्स ऑफ द रिवर है, वो शहर से सट के जाता है, और कभी वो उससे कोई 5 किलोमीटर दूर सामने वाले किनारे से होके जाने लगती है। तो आपको पूरा ये 3-4 किलोमीटर रेत में पैदल हो जाके और गंगा के पास जाके नहाना, जबकि वो गंगा है, जब तबाही मचाती है, जब तटबंध तोड़ देती है, बड़े बड़े बंधे तोड़ देती है, कितनी जनहानि होती है। लेकिन उसके पानी को न हम संरक्षित कर पाए, न उसका सदुपयोग कर पाए, न उसको कहीं पर अपने ऐसी जगह कर पाए कि हम सिंचाई के लिए, कारण उसका ये है कि जगह जगह इन बड़ी नदियों पर सिंचाई के लिए तमाम नहरें निकली हैं। सिंचाई हमारी आवश्यकता है, कृषि प्रधान देश है, कृषि कार्यों के लिए जो हमें पानी की आवश्यकता है, इन्हीं बड़ी नदियों से, बड़ी बड़ी परियोजनाओं से उसको पूरा किया जाता है। और धीरे धीरे जब वो बनारस तक पहुंचती है तो वो उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि शिप्रा का ये जो प्रयास है, और सभी लोग इस बात को जानते हैं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बताई है जो कि नई हो या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। सब हम ये कहते हैं कि आप प्रतिदिन जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, हाथ मुंह धोने में, ब्रश करने में, शेव करने में, नहाने में, अगर थोड़ा 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 आप इसके संचय में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सभी लोग ऐसा करें। आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में तो तालाब का कल्चर है, और ऐसा नहीं है, वहां लोगों ने उसको बचा के रखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा कि तालाबों को पाट के जो निर्माण कर दिए गए हैं उन्हें गिराया जाए। तालाब में जमीन की किसी भी प्रकार से रजिस्ट्री नहीं होगी, तालाब में किसी भी प्रकार का उसका जो लैंड यूज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी रेगुलेशन से। तमाम खबरें बरेली की, बदायूं की, सारे बड़े शहरों की निकलती हैं कि साहब फला तालाब पहले आज से 60 साल पहले था, अब खत्म हो गया, किनारों को लोगों ने उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। पहले तालाबों का जो गांव के बाहर उसमें उसके कई तरह के इस्तेमाल थे। एक, पूरे गांव के पानी की निकासी होती थी। दूसरा, बरसात के समय वो बिल्कुल अपनी पूरी कैपेसिटी में भर जाता था, और जो जानवर पालतू जानवर जो लोगों के पास होते थे उनके पानी पीने का साधन होता था। लेकिन एक एक करके धीरे धीरे आप अपने परिवेश में देखें, अपने गांव में देखें, अपने शहर में, अपने कस्बे में देखें कि कितने तालाब बचे हैं। कहने का आशय ये कि हम जो हमारी जिम्मेदारी है या जो हमारी समझ है, अपनी जिम्मेदारी का हम महसूस करें और अपनी समझ का जो दायरा है थोड़ा बढ़ाएं आगे आने वाली संततियों के लिए। पानी के लिए बहुत ही अच्छी बात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो तत्कालीन महासचिव थे बुतरस घाली, उन्होंने करीब 30 वर्ष पहले, 3 दशक पहले बहुत गंभीरता से ये बात कही थी कि अगर कभी विश्व युद्ध हुआ तो यह विश्व युद्ध अब पानी पर लड़ा जाएगा। 1995 में वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष इस्माइल सेराग्लेडिंग, उन्होंने कहा था कि उस समय की 95 में कहा था कि उस समय की यानी उस शताब्दी में जो युद्ध हैं वो तेल के लिए लड़े गए थे, लेकिन अगली शताब्दी में, यानी वो शताब्दी जिसमें हम चल रहे हैं, अगली शताब्दी में जो युद्ध होगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बुतरस घाली, बड़ा नाम है उनका, कभी गूगल करके उनके कंट्रीब्यूशन को देखें विश्व शांति के लिए, विश्व के तमाम अलग अलग। बहुत उस समय लोगों ने उनकी बात का को शायद बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे अब ये चीजें रियलाइज हो रही हैं कि जो उन्होंने कहा था और जो इस्माइल सेराग्लेडिंग ने कहा था कि पिछली सदी में जो युद्ध लड़े गए वो तेल के लिए लड़े गए, बड़े बड़े युद्ध, लेकिन इस सदी में जो भी युद्ध होगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा। हमें अब वो दिन धीरे 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 दिखाई दे रहे हैं कि शायद उन लोगों ने, बड़े लोगों ने या ऐसे समझदार लोगों ने जिन्होंने दुनिया देखी, दुनिया के संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है, वहां के हर स्तर के लोग, चाहे वो साइंटिस्ट हों, एनवायरनमेंटिस्ट हों, पॉलिटिकल लोग हों, सोशल साइंस को समझने वाले लोग हों, सब आते हैं, सबसे विचार विमर्श होता है। तब इन विचारों का सार बहुत गंभीरता से बुतरस घाली ने कहा था, आज से कोई 30 वर्ष पहले। एक और हमारे विद्वान हैं श्री ब्रह्मचलानी। ब्रह्मचलानी का नाम भारत के उन थोड़े से विद्वानों में शुमार है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी समझ को सराहा जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी है, लिखा है वाटर, पीस एंड वॉर, कन्फ्रंटिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस। आप किताब के नाम से ये समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे होंगे। वाटर, पीस एंड वॉर। ब्रह्मचलानी ने बहुत ही, इसके अध्याय 3 में ब्रह्मचलानी ने बहुत गंभीरता से, शोधपूर्वक वाटर रिसोर्सेस, उसकी कमी, उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व और आगे आने वाले समय में पानी किस तरह से युद्ध की दिशा में हमको ले जाएगा, उसके बारे में बहुत आंकड़ों से विस्तार से लिखा है। ये ऐसा विषय है कि शायद ये जो हम जिस बेसिन में रह रहे हैं, गंगा यमुना बेसिन जिसे कहते हैं, हम जो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में रहते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, तो हम वो महसूस नहीं करते। लेकिन इसी बेसिन में जो बड़े शहर विकसित हो गए हैं और जब वहां पेयजल की आपूर्ति सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक होती है, तो पानी के लिए जो हर दिन हर घर में जो युद्ध होता है, वो परिवार ही जानता है कि उसे पानी के लिए कितनी दिक्कत, जबकि पूरे प्रदेश में या इस गंगा जमुना बेसिन में कहीं पानी की कमी नहीं है। 2-2 बड़ी नदियां हैं, सैकड़ों सहायक नदियां हैं, पर्याप्त बरसात का पानी मिलता है, जगह जगह बांध बंधे पुराने बनाए गए हैं, लेकिन पानी आया और गया, उसके संरक्षण की हमने कभी न कोशिश की, न उसके संरक्षण के लिए बहुत उपाय किए, न हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है कि आपको पनिश करे अगर आप रेन वाटर हार्वेस्ट का सिस्टम मकान बनाते समय अपने मकान में नहीं रखेंगे। ये तो हमारी भी जिम्मेदारी थी। क्यों सरकार को ये कहना पड़ता है कि अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्ट का सिस्टम नहीं दिया है अपने नक्शे में, तो हम नक्शा ही नहीं पास करेंगे। कितने लोगों को इसके लिए पनिश किया गया मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, या मेरे आसपास के लोगों में जहां मैं रहता हूं, हमें किसी के बारे में ये पता नहीं लगा कि साहब इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्ट का सिस्टम अपने मकान में नहीं बनाया था, इसलिए इनके ऊपर दंड स्वरूप इनका 3 साल के लिए या साल भर के लिए इनका नक्शा पास नहीं किया गया। तो जल संचय एक बड़ा अभियान है, डंडा मार के चलाने वाला नहीं है, अभियान नहीं है, हमारे मन का अभियान है, हमारी समझ का अभियान है, समाज का अभियान है, हमारी जीवन दायिनी नदियों को उनका जो उनका स्थान है
वो याद दिलाने का ज्ञान है। मैं एक बार फिर शिप्रा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको, आज नहीं समझ रहे हैं तो कल उनकी पीढ़ियां जरूर समझेंगी, और जब तक वो समझने की कोशिश करेंगे तो जो कुछ गलत हुआ है उसके भागीदार हम और आप भी होंगे। मैं एक बार फिर अपनी बात खत्म करने के पहले जल शपथ जो है, जो हमारा अभियान है, जो शिप्रा ने एक अभियान चला रखा है जल शपथ का, वो शपथ मैं अपनी तरफ से पढ़ूंगा। आप सब लोग अपने मन में जरूर उसको दोहराएं, उसको गुनगुनाएं और उसे आगे तक बढ़ाएं, ताकि कहीं न कहीं जब हम जल का इस्तेमाल करें, हमारे मन कि हमें अपने जरूर बूंद जल की बचानी है। यही शपथ है, छोटी सी। इसको कहते हैं ना कि देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। सर एक बार ये दोहराइएगा, छोटा आपकी वाक्य है। आवाज कट गई थी, और तब कट गई थी जब बहुत आवश्यक आप शपथ ले रहे थे। मैं वो शपथ कहता हूं कि हर बूंद जल की बचानी है। हर हर बूंद एक जल की हुआ, बचानी है। बूंद 2 हुआ, जल 3 हुआ, की 4 हुआ, बचानी 5 हुआ, और है 6 हुआ। कुल 6 शब्दों का यह शपथ, 6 शब्दों की ये शपथ, जो मैं कह रहा था कि देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ये शपथ से आप अगर भटकेंगे, इस शपथ से आप अलग होंगे, तो ये समाज पर, हृदय पर और इस संरचना पर बड़ा घाव कर जाएंगे। हमें आप सबको जो सुन रहे हैं, ये शपथ लेनी होगी, ये शपथ दोहरानी होगी, इसको मन में संजोना होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, हर बूंद जल की बचानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज सर हमसे जुड़े और सबने सुना भी, और अगर उन्होंने जल को बहुत प्राथमिकता पर रखा होगा तभी अपने बहुत व्यस्त समय से हमें समय दिया। लेकिन आज सर आपसे एक बात और भी साझा करूंगी, जो कभी भी आपके सम्मान की वजह से, समय की कमी की वजह से आप तक मेरे उद्गार नहीं पहुंचे, कि पूरे कोरोना काल में द वे यू हैंडल द सिचुएशन, द वे यू मैनेज द कैजुअलिटीज, द वे यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, वो अमेजिंग था। हेड्स ऑफ टू यू। और उसके बाद भी, क्योंकि बरेली का एक समय ऐसा आया था कि बरेली की परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी कोरोना में, और आपके मैनेजमेंट में, आपकी व्यवस्था में, आपके सिद्धांतों में वो बीमारी भी कैसे ओझल हो गई हम सबको पता नहीं चला, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास आपके नाम का एक ऐसा कवच है जो आप संभाल लेंगे। और इसके अलावा उस समय पे जब हम सब घर में कैद थे, बोर हो रहे थे, तनावग्रस्त थे कहीं ना कहीं, तब आपकी वो जो एक मुहिम किस्सा गोई करके थी, उसने कम से कम मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहूंगी एंटरटेन किया, मुझे बहुत हिम्मत दी। मुझे आपके ऐसे कई उदाहरण उसमें सुनने को मिले कि कब कब आप अकेले थे, कब कब आपने उन मुश्किलों का सामना किया, कब कब हमारे देश और समाज पे जब संकट आया तो आपकी वो छोटी छोटी सूझबूझ से लेके बड़ी बड़ी रणनीतियां भी काम आई। और हैरान मैं इस बात पे थी कि जो व्यक्ति सुबह से उठ के और देर रात तक बरेली मंडल को संभाल रहे थे अपनी व्यवस्था से, अपनी योजना से, वो उस सब के बाद थके हुए जब घर में 12-1 बजे आ रहे हैं, तब भी उनकी सोच कुछ इतनी रचनात्मक करने की है कि हम सबको हिम्मत मिले अपने घरों में। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उस परमात्मा की कि आप जैसे व्यक्तित्व का मुझे सानिध्य मिला, एक पिता तुल्य स्थान पे, एक मित्रवत मार्गदर्शन में, और एक इतनी बड़े सुनियोजित व्यवस्था जो अधिकारी के तौर पे है, उसके लिए भी हम सब बड़ा रक्षा रहे जो है वो महसूस करते हैं आपके सानिध्य में, कि हम सब भय मुक्त हैं हर तरह से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। और फिर से जब भी कोई ऐसा विषय रहेगा तो मैं आपको आमंत्रण दूंगी, आपसे निवेदन करूंगी कि आएं और अपने विचार साझा करें, और मुझे भी समय समय पर अपना आशीर्वाद देते रहें।
टिपरा इंटरनेट के कनेक्शन में कुछ समस्या है ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये पता नहीं कि किस तरफ से है, ये उधर से है कि इधर से है, ये बार बार कट रहा है, कम हो रहा है। कोई बात नहीं सर, जो सबसे आवश्यक 6 शब्द थे वो आपने दोहराए, हमारे लोगों तक पहुंचाए, वो सबसे आवश्यक था। जैसे कहते हैं किसी भी बात का कहीं तो जाके एक मर्म होता ही है, तो आज की पूरी जी कन्वर्सेशन का, पूरे डिबेट का वो मर्म 6 शब्दों में आपने संक्षिप्त कर दिया, बिल्कुल अपनी उसी सूझबूझ से। जैसे आपकी किस्सा गोई में पूरे सारे जितने भी अपराध हो रहे थे वो कहीं ना कहीं जाके एक मर्म में आप उसको एक अर्जुन की तरह एक बाण में मार देते थे। मैंने आपके सारे एपिसोड वो देखे हैं और मैं शेयर भी करती हूँ आगे, और फिर किसी विषय पर आपको अवश्य आमंत्रित करूंगी जिसमें मुझे लगेगा मेरा हौसला थोड़ा सा कम हो रहा है। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत नर्मदे धन्यवाद हर। आपका, जो भी सुन रहे हैं उनका। नर्मदे हर।